जय हिंद। तो मेरे प्यारे साथियों, तो गोधली जो भाग 2 है ना, गोधली जो भाग 2 है उसका तो हम यानी कि पार्ट नंबर 3 यानी कि चैप्टर नंबर 3 को देख रहे थे। चैप्टर का नाम क्या था? तो भारत से हम क्या सीखें। उसकी जो राइटर जो है ना, वह राइटर कौन है? तो बोलेंगे सर राइटर जो है ना मैक्स मुलर जी थे। तो हम जो इसका पार्ट नंबर 1 तो कंप्लीट कर लिए थे। जो पार्ट नंबर जो 1 था ना उसको हम यानी कि कंप्लीट कर लिए थे। अब बच गया था पार्ट नंबर 2, तो सर हम उसको पार्ट नंबर 2 को इसमें कवर करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 कहाँ से हम लोग देखे थे उसको देख लेते हैं। ये सब कंप्लीट हो गया था ना, सब कंप्लीट हो गया था। यहाँ से रह गया था ऐतिहासिक महत्व से रह गया था। ठीक, जो ऐतिहासिक जो महत्व है ना यहाँ से हम लोग का देखना रह गया था। तो आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पे यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस तरह के रिलेटेड कंटेंट को तैयार कर सके आपको दे जरूर। चलिए हम आ गए हैं, देखते हैं। तो देखना हम लोग शुरू करते हैं बाबू। देखिए स्टोरी हम देख रहे हैं, कहानी देख रहे थे। ठीक, तो यहाँ से देखना हम लोग को रह गया था। तो ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए। कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए क्या है, तो ऐतिहासिक जो महत्व है ना वहाँ समझ नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को यानी कि क्या था, तुगला डाला। बोल रहे हैं कि जो ऐतिहासिक जो महत्व है उसको नहीं समझ पाए और उन्होंने जो उन मुद्रा का मतलब है कि जो पहले के ज़माने के जो सिक्का होता था ना उसको मुद्रा कहते थे। तो मुद्राओं को गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे संपूर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। इसमें बताया गया है कि जो वारेन हेस्टिंग जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो उसको बनारस यानी कि वाराणसी के पास 172 दारिस नामक यानी कि सोना का सिक्का मिला था। तो जो जो इंग्लैंड जो था, हाँ, तो किसको दे दिया था? तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था ना, तो उसको वह दे दिया था। जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था तो उसका ऐतिहासिक जो महत्व नहीं समझ पाया और उन्होंने उस जो सिक्का था 172 दारिस सोना को उसको गला दिया। तो जब वारेन हेस्टिंग इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण जो था ना वह स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, सब खराब हो चुकी थी। अब यह आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी क्या है, आप ऐसी क्या है, दुर्भाग्य घटनाओं भविष्य में कभी न होने दें। माने कि इस जो लाइन से हमको सिखा रहा है, हम लोग का लाइफ में बता रहा है कि इस तरह के जो दुर्भाग्य जो घटना है ना, इसको हमको लाइफ में कभी नहीं होने देना है। देवत्व विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवत्व विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फल स्वरूप संपूर्ण देवत्व विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सांचे दैवत विज्ञान की एक क्या है, तो आधारशिला रखी जा चुकी है। आधारशिला जो है ना रखी जा चुकी है। इसका विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी नियमित होनी और यह कार्य जितनी सही ढंग से भारत में हो सकता था अन्यंत्र कहीं नहीं हो सकता था। मन इसमें जो कवि मैक्स मुलर जी बताए हैं कि जो सांची जो देवत जो विज्ञान की एक आधारित एक घटना घट चुकी है, तो इस विज्ञान की जो व्यापक जो रूपरेखा है जो अभी तक नियमित ही लगातार हो रही है और यह जो कार्य जितना अगर सही ढंग से हुआ है ना तो भारत में हो सकता है और कहीं नहीं। वही कहें कि भारत में ही हो सकता है, अन्यंत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं के अध्ययन के क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर क्या है, तो समय समय पर ननविध समाधानों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति लगाए जाते हैं। कथाएं पूर्ण रूप से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और मानी कि प्रचलित कहावतें क्या है, तो पुराना जमाना के कुछ दादी जो माँ होते हैं ना वो कहानी कहते हैं, तो वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्रचलित कहावतें आते हैं, दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। किसको मानने जाने लगा है? तो बोलना है कि बौद्ध जो धर्म है ना उसको मानने जाने लगा है। क्या मान जाना है? किंतु यह जो अनेक समस्याएं जो निहास था
प्रचलित है। दंत कथाओं का जो प्रमुख जो स्रोत है, अब किसे मानते हैं तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए क्या है तो शेर की खाल में गधा की कहावत, देखिए किस तरह से बताया जा रहा है कि शेर की खाल में गधा जो है ना वह घूम रहा है। शेर की खाल में गधा की कहावत गधा की कहावत जो है ना को ही ले लीजिए। कहावत का मतलब है कि पहले जमाने के कुछ ऐसी परंपरा कहानी वगैरह चलती थी, तो उसको बोलते हैं कि शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे यूनान प्रसिद्ध एवं प्रचलित दार्शनिक प्लेटो को क्या है तो क्राटिलस में मिलती है। कहाँ मिलती है तो क्राटिलस में मिलती है। यहाँ तक तो हो गया बाबू। जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हम लिखवा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक, हम समझ रहे हैं। आप ध्यान से स्टोरी को समझते जाइए। जस्ट अ सेकेंड। तो क्या यह कहावत पूर्व रूप से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्योले या चूहे से संबंधित उस नीति को कथा को भी ले सकते हैं जिसे क्या था, जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में, तो बात को समझ रहे हैं आप कि वे एक सुंदरी के रूप में परिवर्तन कर दिया। क्या था तो जिसे जो है ना एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तन कर दिया था, किंतु वे एक चूहे को देखते हैं कि तत्काल उसकी ओर आकर्षित हो गई। बोल रहे हैं परंतु उसके बाद भी जब चूहा को देखते हैं ना तो तत्काल जो उसकी जो आंखें हैं ना तो उसकी की ओर क्या होगा तो आकर्षित हो गई थी। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वांश में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही सट्रिस की कहानियों में स्थान कैसे पाई। इस क्षेत्र में बोल रहा है कि इस क्षेत्र में अभी भी बहुत काम करना होगा। हमें इससे भी और अधिक परिलयुग क्या है, इस जो क्षेत्र है ना इस एरिया में हमें बहुत से भी काम करना होगा। बोले काम करना होगा, हमें इससे भी अधिक, इससे भी ज्यादा पर क्या है तो पर्ल युग समझ रहे हैं आप लोग ना, तो पर्ल युग में प्रवेश करना होगा। वहां भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत जो कथाएं पूर्ण रूप से पश्चिम से पूर्ण हो गई। तथापि देखिए यहाँ से जो लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन है तो आप हम करवा देते हैं, ठीक। यह जो है क्या है तो यह असंदिग्ध के रूप से प्रमाणित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि सोलेमन के समय में ही भारत सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन के साधनों में सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्षण पर पहुंचता हूं कि हाथी का दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ऑफिर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत की सेवा किसी अन्य देशों से नहीं लाई जा सकती है। देखिए इस कहानी का मतलब समझिए, बता रहे हैं कि फिलिस्तीन और जो सिमरिया जो देश है वैसे देश के बारे में बता रहे हैं कि फिलिस्तीन के मध्य में जो आवागमन जो समाधान जो सुलभ हो चुके थे वह कुछ संस्कृत जो शब्द है ना उस पर आधारित है। मैं अगर इस निष्कर्षण पर अगर पहुंचा चुकूं कि हाथी के जो दांत हैं, बंदर हो गया, मोर हो गया, चंदन जो आदि था, इस सब के वस्तु और फिर से निर्यात की बात बाइबिल में लिखी गई है। बाइबिल एक किताब होता है तो उसमें लिखा गया है। वे वस्तु भारत के सिवा अन्य कहीं देशों में नहीं मिला है या कहीं से भी लाया नहीं जा सकती है, और यह मान लेने की भी कोई कारण नहीं है। प्रतीत होता है कि भारत तथा फ्रांस की खाड़ी और
लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी भी ठप हो गया है, यानी कभी भी रुक गया है। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकाल, शाहनामा के रचनाकाल क्या था बाबू? आपसे अगर बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में दे देगा कि सर जो शाहनामा काल है तो उसका रचनाकाल कितना है, तो बोलना है कि 10 से 11वीं सदी। जो शाहनामा है तो उसका रचनाकाल क्या है, तो 10 से 11वीं सदी आपको बोलना है। बोला गया है कि शाहनामा के रचनाकाल में भी भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे, अभी तक लगातार चलते ही जा रहा है। यहाँ तक तो देख लिए हैं हम। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखना शुरू करते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि आप में से कोई ने भाषाओं का ही नहीं भविष्य ज्ञान का कभी भी अध्ययन तो किया होगा। माने मैक्स मुलर जी भारत से हम क्या सीखी इसमें बता रहे हैं कि आप में से तो कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो भाषाओं का ही नहीं भविष्य का ज्ञान जो है उसका भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है? चैप्टर का नाम ही है कि भारत से हम क्या सीखें। तो आपको बता रहे हैं कि आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई देता है जब आप भारत को डीपली तरीकाओं से पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि जहां केवल शब्दों में ही नहीं, जहां केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्व के विकास में क्षय से संबंधित क्या है, क्षय से संबंधित भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके, वहां आपको आर्य, द्राविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी, माने कि सब क्या है, द्राविड़ हो गया, मुंडा हो गया, ये सब जो है ना भारत में अनेक से भारतवासी जाति के अंतर्गत आते हैं। तो उसको बता रहे हैं कि भारत में तो कई जाति हैं, जैसे द्राविड़ हो गया, आर्य समाज हो गया था, मुंडा समाज हो गया था। तो भारतवासी जो जातियों की बोल चाल की भाषा का ही नहीं है, अपितु उनके साथ यूनानी, पुची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों का व विजेताओं की भाषा सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं को अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता था। ये सब समझ रहे हैं आप लोग ना? तो यहाँ जो भी अगर VVI पॉइंट लगता है कि एग्जाम के व्यू से ऑब्जेक्टिव बन सकता है तो उसको हम यहाँ से करवा देंगे, बट इसमें कोई नहीं था। तो चलिए हम लोग आ गए हैं कहाँ, यहाँ की ओर देखते हैं। देखिए जो आपको सीधे बोर्ड स्क्रीन पर है, ठीक, देखिए यहाँ सब, यदि आप विविध शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, मैक्स मुलर जी बता रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि भारत से क्या सीखे। जो गोधली जो पाठ है ना, इसमें तो हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भारत से क्या सीखे। तो यदि आप अगर विविध शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं, जो आपको कानून के बारे में नॉलेज है, स्टूडेंट है, ठीक, तो आपको विविध साहित्यों को एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विविध शास्त्रों को इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हुए भी इनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विविध शास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए तो हम धर्म सूत्र या धर्म सूत्र या सम्याचरिक सूत्रों ही ले लें। मैंने बता रहे हैं कि यदि आपको जिस चीज में रुचि है, काहे ना आपको कानून के बारे में रुचि है, या आपको दिलचस्पी है, विविध शास्त्र के रूप में दिलचस्पी है, तो आपको जो अगर साहित्य में अति रुचि रखता है तो उसको आप जांच पड़ताल करिए। आपको एक ऐसा अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मनी के ज्ञात विविध शास्त्रों के इतिहास से कई गुना भिन्न है, अलग है। समझ रहे हैं? तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो धर्म सूत्री या सम्याचरित सूत्रों से ही ले लें। ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे परिवर्तित विविध ग्रंथि के आधारभूत साम्राज्य उपलब्ध कराते हैं। ठीक, यहां तक हो गया बाबू? यहां से देखिए, अब देखते हैं। यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंधित प्राचीन युग के कानून पुरातन रूपों से या पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान किए गए हैं उनके महत्व और देखिए यहां से
उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है, तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन का सुनियोग, दर्शन का क्या है तो सुयोग अनायास ही मिल जाएगा, जरूर ही मिल जाएगा। अनायास का मतलब सर क्या है तो जरूर ही मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि यदि कानून के पुरातन रूपों में अगर बार बार आपको इधर जो अनुसाधन हुए हैं, जो अनुसाधन का मतलब है जो उसमें बदलाव हुए हैं कानून में, ठीक, तो उनके महत्व और वैशिष्ट परख को सकने की जो क्षमता अगर प्राप्त करते हैं, तो आपको इसके लिए जो आज भी भारत की जो ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत समझ रहे होंगे आप लोग, तो हाँ, तो ग्राम पंचायत में इसके लिए जो प्रत्यक्ष जो दर्शन है ना, तो उसका सुयोग अनायास यानी कि जरूर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो हो गया वो। देखिए, भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा के समझने या समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र विज्ञान है, अभी भी वहाँ उपलब्ध है। बताया जा रहा है कि जो भारत में जो प्राचीन जो स्थान है, जो शासन जो प्रणाली है, जो पंचायत प्रथा है, उसको समझने या समझाने का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है ना, अभी विद्यमान है, अभी भी उपलब्ध है, हाजिर है। ठीक, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, बोला जा रहा है कि जो भारत में धर्म के वास्तविक, वास्तविक का मतलब रियल में, एक सही अंदाज में उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य क्या है छ्यामन रूप का प्रत्यक्ष जो है ना परिचय मिल सकता है। भारत का ब्राह्मण, बोला जा रहा है कि भारत का ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भारत क्या है तो बोला भारत जो है ना ब्राह्मण का या वैदिक धर्म की क्या है तो एक भूमि है। फिर बोला जा रहा है कि वैद्य धर्म की यह जन्मभूमि है, जो वैद्य धर्म है तो उसका जन्मभूमि है भारत। भारत के बारे में देखिए क्या बता रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखें, तो भारत के बारे में बहुत चीज सीखे हम लोग। फिर देखिए यहाँ से, प्रासियों को जरसूत्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मत मनांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। बोले जा रहे हैं कि जो आज भी भारत में कुछ ऐसा चीज है ना, या कुछ ऐसा नृत्य है जो नए नए आविष्कार चमत्कार भारत में उत्पन्न होते रहते हैं। चलिए यहां से देखना आप स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए, भारत में अपने, बोल रहे हैं कि भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे, आपको मौका भी दिया जाएगा कि जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं, जो पूरा वर्ल्ड में भी संभव हो सकता है, वह क्या है तो वह भारत है। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्या को ले लीजिए, मैंने बता रहे हैं कि आप आज से किसी भी जो ज्वलंत जो समस्या है, जो कठिन जो परेशानियां है, उसको भी आप ले लीजिए कि वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से संबंध हो या उच्च शिक्षा से संबंध हो, चाहे संसद में प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, जो एक संसद खड़ा होते हैं और उसके जो वोट लोग हम देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं तो प्रतिनिधित्व बोलते हैं, उससे क्या है तो प्रतिनिधित्व की बात हो, अथवा कानून बनाने की अगर बात हो, चाहे प्रवास, प्रवास का मतलब है रहने की बात हो, संबंधित कानून हो, अथवा अन्य कोई कानूनी मसाला सीखने या सिखाने का योग कोई अगर बात ना हो, भारत के रूप में आपको ऐसी प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल रूम मिलेगा जैसे विश्व में अन्यंत्र कहीं भी नहीं मिल सकती है। संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में आह्वान का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपको, जो अभी तक आपके लिए अज्ञात है, अननोन है, जो अभी तक आप उसको जानते ही नहीं है। मैंने बता रहे हैं कि जो भारत में जो संस्कृत जो भाषा है उसका आपको चिंतन इतनी ऐसी गंभीर धारा मिलेगी जो उसका आह्वान जो है ना अभी तक अवसर नहीं मिला है, अभी तक आपके लिए वह क्या है तो अननोन है, उस आप उसे जानते नहीं हैं। यह आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति, एक सहानुभूति सदासिता को जगाने जगाने वाला पाठ भी प्रचुर क्या है प्रचुर परिणाम में पढ़ने की मिल सकते हैं। यहाँ तक तो हो गया बाबू, यहाँ तक पढ़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं। देखिए यहाँ से,
मानव मस्तिष्क यानी कि मानव का जो माइंड है, मानव को जो दिमाग है, उसके बारे में बताया गया कि जो मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यूं ही कहे कि हमारे भारत अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्म रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर पर है, नहीं रखा जा सकता है। मैंने बोल रहे हैं कि जो मानव का जो मस्तिष्क के जो इतिहास का अगर उसका हम अध्ययन करें ना, तो यूं ही कहें कि जो हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, आपने सच्ची जो आत्म रूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी जो देश के बाद दूसरे नंबर पर नहीं रखा जा सकता है। भारत को सिर्फ और सिर्फ पहला स्थान पर रखा जा सकता है। इसका मतलब ये है। ठीक, अब यहां से देखिए, मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन का विषय क्यों न बना लें, चाहे वह भाषा का क्षेत्र हो, या धर्म का क्षेत्र हो, या देवत विज्ञान का क्षेत्र हो, या दर्शन का क्षेत्र हो, चाहे विविध शास्त्र या कानून का क्षेत्र हो, अथवा रीति रिवाज व परंपराओं का या शिल्प का, अथवा हो पुरातन विज्ञान का क्षेत्र हो, इसमें से प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले प्राचीन कला ही आप चाहे या ना चाहें, आपको भारत की शरण लेनी ही होगी। इसका मतलब बता रहे हैं कि भारत में चाहे कोई भी स्टडी हो, कोई भी विद्या हो, चाहे पुरातत्व विद्या हो, चाहे रीति रिवाज का परंपरा चल रहा हो, या विविध शास्त्र हो, या कानून हो, या धर्म शास्त्र हो, या समाज शास्त्र हो, या देवत्व विज्ञान हो, किसी भी अगर आप चाहें ना, प्राचीन कला का मतलब है कि पहले के जो युग में जो परंपरा रूप से को चल आ रहा है, तो ही आप चाहें या ना चाहें, बाकी भारत की शरण यानी कि भारत में आपको शरण लेना ही होगा। ऐसे कवि मैक्स मुलर जी कह रहे हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं बाबू, देखिए, शरण लेना ही होगा, ठीक, क्योंकि मानव इतिहास से संबंधित अत्यंत बहुमूल्य और अंतमयंत क्या है, बहुमूल्य है, और अत्यंत उपादेय क्या है, तो उपादेय प्राणिक साम्राज्य का एक बहुत बड़ा भाग भारत और केवल भारतीय में ही संचित है, और कहीं के देश में संचित नहीं है। कहाँ के देश में संचित है, तो भारतीय में केवल वह संचित है, जमा है। संचित का मतलब वहां जमा है। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का भी आप सम्यक अध्ययन करें, एक गहराई में उसका स्टडी करें, तो व्याख्या विवेचन कर ले, उसको बढ़िया से आप जब पढ़ते हैं ना, तो आप पाएंगे कि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहास के सब अध्याय, सब टीचर मिलकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। इसका मतलब फिर से हम समझाएंगे। देखिए, यदि आप भारत के इतिहास का एक अध्याय का सम्यक अध्ययन जो है ना, व्याख्या करें, उसका डीप में जाके पढ़ें, विवेचना करें। विवेचना का मतलब है कि कोई किताब में लाइन लिखा गया है, तो उसमें आप एक बार पढ़ लिए, पढ़ के अपने दोस्तों के साथ उसको बात को शेयर करें, तो उसको विवेचना कह रहे हैं। तो यदि आप उसमें पाएंगे कि जो स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाए जाने वाले जो इतिहास के जो सब टीचर लोग हैं ना, तो सब टीचर लोग मिलकर भी एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है जो भारत का इतिहास में लिखा गया है। तो समझ गए होंगे। हाँ, चलिए अब यहां से देखते हैं। देखिए, जितना अगर हो सके तो हम आपको अब उस सरल भाषा में समझा रहे हैं। तो प्लीज आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू है तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि क्लास में कुछ आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट में पिन करिए, ताकि उसको हम और समझ के आपको पढ़ाने में आसानी होगी, क्या दिक्कत उसमें है। ठीक, देखिए यहाँ से, मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा। बोल रहे हैं कि मैं अभी आज के भारतीय जो साहित्य है, जो भारतीय जो लिटरेचर है, उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, किंतु भारतीय की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम है संस्कृत। बोल रहे हैं किंतु भारतीय उस अत्यधिक प्राचीन भाषा का चर्चा करूंगा जिसका नाम क्या है, तो संस्कृत नाम है। अब आप पूछोगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान देते हैं, तथा ऐतिहासिक दृष्टि से संस्कृत सर्वातिशायी क्यों है, जो संस्कृत इतना यानी कि धार्मिक क्यों बन गया है, इसके बारे में बोले ना, तो यहां से देखते हैं। देखिए, संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह है कि इसकी प्राचीनता
क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का कला पुराना है। जिस रूप में आज हम यह मतलब कि जिस रूप में आज हम यह तक यानी कि यहाँ तक पहुँचे ही हैं, क्या है, बोल रहे हैं कि आज यह हम तक पहुँची हैं, उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है, यानी कि सेव है। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों को सदियों से यानी कि ज्ञात है, यानी कि जान रहे हैं, और निसंदेह है, कोई चिंता की बात नहीं है। निसंदेह का मतलब होता है कोई चिंता की बात नहीं है। यह भी अनुभव किया जाता है, ये भी जो अनुभव किया जा रहा था कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ सामान्य अवश्य है, किंतु समस्या यह थी कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समानता को व्यक्त कैसे किया जा सके। कभी ऐसा होता था कि किसी ग्रीक शब्द के निर्माण की प्रक्रिया में जो लैटिन जो है ना, लैटिन क्या है, तो भाषा है, तो ये बोला जा रहा है कि ग्रीक शब्द के निर्माण प्रक्रिया में लैटिन को कुंजी मान लिया जाता था, और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्य को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता था। लैटिन को खोलने के लिए किस शब्द को सहारा लेना पड़ा था? वो तो ग्रीक शब्द को। बोला जा रहा है कि जो लैटिन जो शब्द है, तो उसको खोलने के लिए किस शब्द को सहारा लेना पड़ा था? तो बोलेंगे ग्रीक शब्द को। यहाँ से आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक। उसके बाद जब गौथिक और एग्लो सेक्शन जैसे ट्यूटोनॉमिक भाषाओं, पुरानी क्या था, केल्विटिक तथा स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा, तो इन भाषाओं में से किसी न किसी प्रकार का कि पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा, उसको हमको मानना ही पड़ा, ठीक। यहां से देखिए अब, किंतु इन भाषाओं में इतनी अधिक समानता कैसे आ गई, और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी कैसे पड़ गया, यह रहस्यमय बना ही रहा है। और इसी के कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हैं जो भविष्य विज्ञान के मूल सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है, यानी कि उसका उल्टा है। मैंने बोल रहे हैं किंतु ऐसी इतनी भाषाओं समानता कैसे हो गई, बदल कैसे गई, और समानताओं के साथ साथ अधिक अंतर भी कैसे आ गई, यह जो रहस्य ही बना ही रही थी। इसके कारण अनेक अहेतुकवाद जो खड़े हुए, बहुत इसमें लाइन इसमें खड़े हैं, बहुत इसमें अपवाद आ गया, जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांतों को सर्वथा यानी कि क्या था, तो उसके विपरीत था, उसके विरोध में था, उसका उल्टा में था। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत आ बैठी है, बोला जा रहा है कि जो लैटिन और जो ग्रीक के भाषा है ना, उसके बीच में संस्कृत जो आ बैठी है, कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा, और इसी से भाषाओं का पारंपरिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। निश्चित ही संस्कृत इन सब भाषाओं का क्या था, सब भाषाओं का क्या था, तो सब भाषाओं का अग्राजा था, भाषाओं का क्या था, तो वह राजा था माना जा रहा है। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातों ज्ञात हो सकी जो इस परिवार की किसी अन्य भाषाओं में सर्वथा भुला दी गई थी। हो गया वो। अब देखिए, यहां से देखते हैं, यदि आग के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन का इग्निशक एक ही शब्द मिल जाता है, तो हम निर्भ्रांत रूप से इस निष्कर्षण पर पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे से अभिव्यक्त आरों को अग्नियों का ज्ञान हो चुका था। साथ ही लिथुआनियन, उगनिक और स्कोटिक भाषाओं के इगले शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव या ट्यूटोनॉमिक भाषाओं का भी इस शब्द से परिचित थी, भले ही वहां कालांतर में अग्नि के लिए दूसरे शब्द ही क्यों न गढ़ लिए जाए। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मर मिट जाते हैं, और यह भी मिट जाते हैं, और यह भी बता पाना सरल नहीं है, बता पाना आसान नहीं है कि कोई शब्द किसी एक भूभाग में क्यों हो और कैसे
ये पनपता रहा है, जबकि दूसरे क्षेत्र में वही शब्द मुरझाकर यानी कि सर्वत्र लुप्त हो जा रहा है। यानी संस्कृत भाषाओं को आप इतना मैक्स मुलर जी बताए हैं कि जो संस्कृत जो भाषा है ना, आजकल कैसे यानी कि पनपता जा रहा है, आजकल कैसे इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर दूसरा क्षेत्र में बात की जाए ना, तो वहीं कोई जो शब्द जो है वह मुरझाकर वह विलुप्त हो जा रहा है। ठीक, यहाँ तक हो गया था, देख लेते हैं। देखिए यहाँ से बस लास्ट पॉइंट है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि यदि हम अपना जानना चाहेंगे, बोल रहे हैं कि कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहें कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त क्या है, तो अन्य शाखाओं में अनेक ब्रांचों में विभक्त होने से पूर्ण चूहे के बारे में जानते तो होंगे, या जानते थे या नहीं जानते थे, तो हम आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। देखिए, इसको समझिए। बोल रहे हैं कवि कि आप जो है ना, आप यह भी सोचिए कि पूर्व जो है ना चूहे के बारे में जानते होंगे ना हमसे पूर्व के लोग, या नहीं जानते हैं, तो हम आर्य जो भाषा है तो उसके जो शब्दकोश है, डिक्शनरी जो है ना, उसमें हम देखेंगे कि आज से पहले जो है ना पूर्व चूहे के बारे में जानते थे कि ना, कौन, तो आर्य लोग, आर्य जो समाज के लोग थे ना, तो चूहे के बारे में जानते थे कि नहीं, तो हमको शब्दकोश में देखना पड़ेगा, डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, ऐसे बता रहे हैं। वहां हम देखेंगे तो पाएंगे कि जो संस्कृत में इसे मूस कहते हैं। अरे, आप लोग गांव देहात में तो समझ रहे होंगे कि मूस चल रहा है, तो संस्कृत में इसे हम मूस कहते हैं, ग्रीक में मूस कहते हैं, लैटिन में मूस कहते हैं। तो संस्कृत में हम ऐसे मूस कहते हैं, देखिए, ग्रीक में हम ऐसे मूस कहते हैं, और लैटिन में हम ऐसे मूस कहते हैं। पुरानी क्या है, तो पुरानी जो क्या है, तो असली विज्ञानी क्या है, यहाँ गलती कुछ लिखा गया है, देख लेते हैं। पुरानी सल्विनिक में माइस और पुराना उच्च जर्मन में मूस कहते हैं। बोला जा रहा है कि सल्विनिक जो है ना, उसमें हम माइस कहते हैं चूहा को, और पुरानी उच्च तो जो जर्मन जो भाषा है तो उसमें हम मूस कहते हैं। इससे हम यह निष्कर्ष कर सकते हैं, या निष्कर्ष पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल जो है क्या है, तो गणना हम अपने ही नहीं अपितु भारत के तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते हैं। चूहा जाता था, चूहा जो है ना वो क्या था, तो वह ज्ञात था। तो पहले के युग में जो आदमी थे ना, तो क्या थे, तो प्राचीन युग में जिसकी जो काल गणना हम आपने नहीं की है, अपितु भारत के जो तिथि क्रम के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उससे क्या था, तो चूहा ज्ञात था, चूहा जो जानते थे, और उसका मूस जो नाम भी रख दिए थे, और उसका नाम क्या रख दिए थे, तो उसका नाम जो है ना वह मूस भी रख दिया था, ताकि किसी अन्य कीट पतंगों के साथ इसकी पहचान में कहीं कोई जो ना घपला न हो जाए। मैंने बता रहे थे कि मूस इसलिए नाम धर दिए थे कि कहीं जो कीट जो पतंग के साथ इसकी जो पहचान करने में हम असंभव नहीं हो जाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांचों के टुकड़ों को तोड़ जोड़कर बनाए गए पिचकारी को जो भारत के लिए सब ऐसा बनाए थे। ठीक, यहाँ और कुछ लाइनें देख लेते हैं। चित्रकारी को, ठीक, चित्र की भांति आर्य के विभाजन से पूर्व, जो आर्य जो था ना उसके विभाजन से पूर्व की सभ्यता व संस्कृति अवस्था का कुछ क्या था, तो कम्बोस एक परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता था। ठीक, और बनाया जा चुका भी है। इतनी ही क्यों, भारत व यूनान, इटली और जर्मनी में बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्य की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया है, वह भी लोगों का क्या है, तो अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया का ही उपलब्धि है। ठीक, तो बस क्लास को आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट को लाएंगे। ठीक, तो क्लास हम जब जल्दी ही नेक्स्ट क्लास को लाएंगे, यहाँ तक जो है ना पार्ट नंबर यहाँ से हम लोग बाद में देखेंगे, बाबू। ठीक, तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल
द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह को क्लास को क्रिएट करने में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारा साथी। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ अगर कमेंट में अगर लिखना होगा, कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, उसको रिप्लाई जल्दी दे देंगे। इसका पीडीएफ जो है ना, इसका जो पीडीएफ है उसको हम टेलीग्राम के चैनल पर डाल देंगे, केवल सब्सक्राइबर लोग का ही पीडीएफ मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त। इसको आप याद भी कर सकते हैं।